नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए का, और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर एसआईआर को लेकर बवाल। फॉर्म 7 जमा करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से टीएमसी विधायक की गुंडागर्दी, फॉर्म भी फाड़ा। एसआईआर को लेकर कई जगहों पर हिंसा भड़की। जी हां, इस प्रकार की खबरें आजकल बंगाल में सुर्खियां जमकर बटोर रही हैं। तस्वीरें साथ साथ में आप देखते रहिए ताकि आप समझ पाए धीरे धीरे कि मामला चल क्या रहा है वहां पर एसआईआर की वजह से। फॉर्म फाड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। फॉर्म फाड़ा वहां पर एक टीएमसी के विधायक ने, साथ में मारपीट हो रही है। जगह जगह जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, उनके तरफ से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। ये एक युद्ध सा दिखाई दे रहा है अब पश्चिम बंगाल में, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ एसआईआर। सवाल लोकतंत्र को रौंदने का है यहाँ पर, सवाल लोकतंत्र को रौंदने की मानसिकता का है यहाँ पर, जो आज बंगाल में सत्ता के संरक्षण में खुलेआम घूम रही है। ये तस्वीरें आप जरा मेरे बगल में देखिए, किस प्रकार से टीएमसी का एक विधायक वहां पर पहुंचता है और फॉर्म 7 एसआईआर का जो रखा उसको फाड़ देता है। खैर, ये हुगली जिले के चुनचुड़ा से तृणमूल कांग्रेस का विधायक है असित मजूमदार। वीडियो में दिख रहा है विधायक गुंडों की फौज लेकर एसडीओ दफ्तर में घुसता है और वहां वैलिड तरीके से जमा किए जा रहे फॉर्म 7 को फाड़ देता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट के भी आरोप लगे हैं। सवाल सीधा है, क्या अब बंगाल में कानून नहीं विधायक तय करेंगे कि एसआईआर का कौन सा फॉर्म जमा होगा और कौन सा फटेगा? बीजेपी के मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो जारी किया है इस घटना को उजागर करने के लिए, और जो तस्वीर सामने आई वो डराने वाली है, लोकतंत्र को कुचलकर रख देने वाली है। सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन है, नंगा नाच है, कहना गलत नहीं होगा। ऐसा अहंकार कि सरकारी दफ्तर भी सुरक्षित नहीं है। यह अहंकार हमें याद दिलाता है संदेश खाली और टीएमसी का बाहुबली नेता शेख शाहजहां की। वो भी खुद को खुदा समझता था। उसे लगता था कि वो यौन उत्पीड़न सहित तमाम अपराध कर सकता है अपने एरिया में और उसे सत्ता की छतरी बचाती रहेगी, लेकिन कानून ने देर से सही दस्तक दी। आज वो सलाखों के पीछे है। सवाल उठता है कि क्या असित मजूमदार जैसे विधायक भी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं? क्या टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता जिनको आप मेरे बगल में इस वक्त देख पा रहे हैं वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं, सड़कों पर घूम घूम पर मारपीट कर रहे हैं, चुनाव आयोग को डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या टीएमसी के विधायकों को यह भरोसा है कि ममता बनर्जी हर बार ढाल बनकर सामने खड़ी रहेंगी? याद कीजिए ना, अभी हाल ही में जब ईडी की रेड चल रही थी तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस फोर्स और बड़े अधिकारियों के साथ ईडी को धमकाने पहुंच गई। जांच एजेंसी के काम में उन्होंने दखल डाला, फाइल हाथ में लेकर और बाहर आ गई थी। तमाम तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी और तमाम सवाल भी उठे थे। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री खुद लोकतंत्र को रौंदती दिखती हैं तो उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता भाई पीछे कैसे रह सकते हैं? खैर, आज बंगाल का यही हाल है, पूरा मामला बेहाल है। एसआईआर के फॉर्म फाड़े जा रहे हैं, डर के मारे अधिकारी इलेक्शन कमीशन के वहां चुप हैं जिन जिनको ड्यूटी पर लगाया गया है। विधायक दादागिरी कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो आज जवाब तो चाहिए में हम सवाल बेहद महत्वपूर्ण उठाने जा रहे हैं, उन सवालों पर आएंगे। और सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसलिए, क्या टीएमसी नेताओं को खुली छूट है लोकतंत्र को कुचलने की? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें राज्य के किसी देश के किसी भी राज्य से नहीं आ रही हैं। दूसरा सवाल यह कि कब तक सत्ता प्रदेश में जारी गुंडागर्दी की ढाल बनेगी? टीएमसी तय करेगी कि कौन सा फॉर्म एसआईआर का जमा होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या लोकतंत्र को रौंदने की मानसिकता पर लगाम लगेगा, और लगेगा तो कब? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एसआईआर को लेकर देखिए, बंगाल में कई जगहों पर हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद में बीजेपी जिला अध्यक्ष की गाड़ी पर हुए हमले से लेकर फॉर्म जलाने, फॉर्म फाड़ने और मारपीट की घटनाओं की तस्वीरें भी हमने साथ साथ आपको दिखाई। दरअसल एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जोड़ने, काटने या नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख नजदीक है, उसी वजह से तनाव बढ़ा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता फॉर्म 7 लेकर नाम कटाने पहुंचे, जबकि टीएमसी वाले नाम जोड़ने के लिए वहां पर जद्दोजहद करते नजर आए। इसी के चलते मुर्शिदाबाद, जामुड़िया, आसनसोल, ईस्ट बर्धमान, बीरभूम जैसे जिलों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहां जमकर मारपीट, टीएमसी की गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। पुलिस की मौजूदगी में भी हालात बेकाबू हैं। कई महत्वपूर्ण सवालों को आधार बनाते हुए लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश जो पश्चिम बंगाल में हो रही है, उसे हाईलाइट करते हुए चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें जरा एक बार देखिए, सही से आपको हम दिखा दें। जरा वो दूसरी तस्वीर भी दिखाइएगा इसके बाद, जहां पर वो टीएमसी का विधायक असित मजूमदार वहां पर पहुंचता है वो और फॉर्म को फाड़ देता है। उसके बाद में हम
चर्चा करेंगे, लेकिन जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और आप अंदाजा खुद लगा लेंगे कि आखिर एसआईआर की वजह से किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हल्ला मचा हुआ। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दफ्तर में पहुंचता है टीएमसी का विधायक असीत मजूमदार और जो फॉर्म 7 वहां पर रखे गए थे उनको बिना किसी डर के, बिना किसी कानून के खौफ के वो पहुंचता है और देखिए किस प्रकार से फॉर्म फाड़ देता है। हम और आप अगर ऐसा करने की सोच भी लें तो हमें सीधा जेल हो जाएगी, ये समझ लीजिए। लेकिन ये किस प्रकार की छूटी है, फॉर्म नहीं फाड़ा गया, ये लोकतंत्र को फाड़ने की कोशिश हुई है, ये कहना गलत यहां पर नहीं होगा। हम बिना किसी देरी के चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए आपको बता देते हैं। रघुबीर सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। रघुबीर जी बहुत स्वागत है आपका। राम प्रकाश पांडे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पांडे जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी हैं हमारे साथ, पूर्व संयुक्त निर्देशक हैं इलेक्शन कमीशन के। सर आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आभार। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। चर्चा की शुरुआत में रघुबीर जी आपसे करना चाहूंगा, ये हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में और बतौर विपक्ष इस समय आप लोगों की भूमिका क्या है? जगह जगह एसआईआर को लेकर बवाल हो रहा है, मारपीट हो रही है, फॉर्म फाड़े जा रहे हैं, इसको किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं विपक्ष में रहते हुए पश्चिम बंगाल में? व्हाट्स गोइंग ऑन सर? रघुबीर सिंह जी। जी देखिए, जो घटनाएं सामने आ रही हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर? जी, सुन पा रहे हैं जी? आपकी आवाज आ रही है सर? जी। पैनल में बैठे सभी को नमस्कार और गणतंत्र आपके टीवी के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार जी। जो हम आज बंगाल में जिस परिस्थिति देख रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस बंगाल को उसके कल्चर के लिए, उसकी शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज उस कल्चर को, उस बंगाल से ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो बंगाल के नागरिक होने के हिसाब से बहुत ही खराब लगता है। बंगाल में ममता बनर्जी अलग सा ही शासन चला रही है। बंगाल में कानून की व्यवस्था नहीं है। ममता बनर्जी अपनी व्यवस्था चला रही है। वो हमने कुछ दिन पहले देखा किस तरह ईडी के साथ उन्होंने जो आचरण दिखाया, उसके बाद अगर एक किसी की दल की नेत्री अगर इस तरह का आचरण दिखाए तो स्वाभाविक बात है उनके जो कार्यकर्ता हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, उन्हें तो जो है मनोबल मिलेगा ही ना। ठीक है, तो वही सब का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हाँ। किस तरह बीएलओ को मारा जा रहा है, बीडीओ को मारा जा रहा है, बीडीओ के ऑफिस जलाए जा रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां के ठीक है रघुवीर जी, आप बने रहिएगा। एक बार सर ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए, फिर इस पर हम और गहनता से बात करेंगे। पांडे जी हैं, टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर। राम प्रकाश पांडे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? मिल रही है। ये किस प्रकार की राजनीतिक गुंडागर्दी मचा रखी भाई टीएमसी ने? किस प्रकार से आपका विधायक जाकर फॉर्म 7 फाड़ रहा है, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है? ये एसआईआर से इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों? क्यों ना कहा जाए आप लोग फॉर्म नहीं फाड़ रहे थे, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे वहां पर। आपके मुख्यमंत्री चली जाएंगी, ईडी के छापा रोकेंगी, फॉर्म फाइल लेके चली जाएंगी, यहां पर एसआईआर के फॉर्म फाड़े जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है सर पांडे जी? पहले तो आप ये गुंडागर्दी बोलिएगा मत, क्योंकि ये राजनीतिक गुंडागर्दी है। सॉरी, ये राजनीतिक गुंडागर्दी है। सुनिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात को। ये एसआईआर नहीं हुआ है, ये सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग हो रखा है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिगिंग किया गया है। हाँ। और अगर नहीं किया गया है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जब अपील किए थे तो उस पर रिवाइव कैसे किया गया? जवाब पे इसका मतलब कहीं गलती थी, मैं उसके बाद रिवाइव किया। ट्रांसपेरेंसी के लिए बार बार मांगा गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं देगी इलेक्शन कमीशन, हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। अरे पांडे जी, ये टीएमसी नहीं तय करेगी ना कि किस प्रकार से क्या काम है, नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। ये राजनीतिक गुंडागर्दी नहीं चलेगी ना सर। सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं लेता। नहीं तो क्या गुंडागर्दी करेंगे?
तो सुप्रीम कोर्ट कैसे नहीं तो क्या गुंडागर्दी करेंगे, ये मुझे बताइए ना भाई। नहीं, टीएमसी तय करेगी क्या यहाँ पर सब कुछ? टीएमसी तय करेगी क्या कि कौन सा फॉर्म एसआईआर में जमा होगा, कौन सा नहीं? आप फॉर्म फाड़ेंगे जाके? नहीं होगा जवाब इसका, नहीं होगा जवाब। आप बने रहिएगा, हम जो बाकी पैनलिस्ट उनका भी ओपनिंग रिमार्क लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी हैं। मोहम्मद अमीन जी, क्या ये माना जाए सीधे तौर पर ये जो कुछ भी हुआ है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, चुनावी कानूनों का उल्लंघन है? अगर ऐसा है तो अब चुनाव आयोग के पास यहाँ से हस्तक्षेप के या कार्रवाई के क्या विकल्प बचते हैं? ये इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से देख भी रहे हैं, ये भी बताइएगा सर दर्शकों को। आशीष जी, जो मैं आपके चित्र देख रहा हूं और इस पर जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है और फर्जी और वोट जो फॉर्म नंबर 7 है उनको डिलीशन के लिए डाला जा रहा है, कोई उसमें एडिशन की फॉर्म नंबर 6 लेके एडिशन के लिए गया हुआ है। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें सभी को नियमों का पालन करना पड़ता है, चाहे जो भी स्टेक होल्डर हो। अब जहां तक सवाल इनका कहने का है, वहां पर जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो बंगाल के ही कर्मचारी हैं, कोई इलेक्शन कमिशन ने अपने दिल्ली से नहीं भेजे हैं, कहीं से और नहीं भेजे हैं किसी और स्टेट से, उसी स्टेट के कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ब्लॉक के हो, चाहे तहसील के हो। उनको तो ईमानदारी से काम करना चाहिए। बल्कि मैं भी अभी कुछ दिन पहले मैं गया था आसनसोल और वहां पर देखा था मैंने चितरंजन और मेन बंगाल के अंदर, मैंने कलकत्ता के अंदर मैंने देखा था कि वहां पर जो बीएलओ हैं उसी स्टेट के, वो अपने जो सीईओ हैं हमारे मिस्टर मनोज, उनके दफ्तर के सामने धरना देके तख्तियां लेके बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो उसी स्टेट के ऑफिसर भी हैं, उसी स्टेट के जो वहां पर कर्मचारी हैं वो भी हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वहां पर बिल्कुल आतंक का माहौल बन चुका है। जैसा कि आपने देखा है कि इससे पहले भी मुझसे डिबेट में पूछा गया था कि वहां के मुख्यमंत्री ने ईडी के दफ्तर में जहां रेड हो रही थी वहां जाके अपना कागजात अपने हाथों में ले लिया है। तो जब वहां का मुख्यमंत्री इस तरह की हरकतें करता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, जिसको कि इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो आप देखिए तो बीजेपी के वर्कर क्या पिछले इलेक्शन में मैंने देखा था, चाहे वो जेपी नड्डा जी रहे हो, चाहे और भी कोई रहे हो, आपके बड़े बड़े मंत्री, उन पे पत्थरबाजी, उन पे इस तरीके से किया गया, तो एक उचित नहीं है और कंडेमेबल है। जहां तक सवाल है कि आप देखिए कि एसडीएम के बाहर भी इनके जो वर्कर्स हैं वो भी वहां मौजूद थे, बीडीओ के ऑफिस के सामने वहां भी। और मैंने सुना कि एक आरएसएस का कोई वर्कर था। अरे वर्कर तो किसी पार्टी का हो सकता है, बीजेपी का वर्कर, कम्युनिस्ट का, कांग्रेस का, किसी का हो सकता है, वर्कर तो वर्कर है। लेकिन वो उसको इस तरीके से बीजेपी का आरएसएस का नाम देके उसको इस तरह बुरी तरीके से मारा गया। गाड़ियां जला दी गई हैं, गाड़ियां जला दी गई हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष के ऊपर, उसकी गाड़ी पे हमला भी हुआ सर। जी, एक चीज कहता हूँ कि आपके वर्करों को चाहिए कि जो इन प्रक्रियाओं के बीच में बाधा डालते हैं वो गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर इमीडिएटली कर देनी चाहिए आपके वर्करों को, और वो एफआईआर रिसीव करा के मेल कर देनी चाहिए, और उनकी फोटोग्राफी ये सारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भाषा नहीं टीएमसी जानती ना सर। मनोज अग्रवाल है, वहां भेजना चाहिए और सेंटर में भेजना चाहिए। नहीं सर, ये आप ये जो अमीन जी, जो राजनीतिक गुंडागर्दी पर आमादा हो, जिसको बस एक ही भाषा आती हो, मारपीट की, फॉर्म फाड़ने की, गाड़ियां जलाने की, हिंसा करने की, ये टीएमसी विधायक असित मजूमदार का वीडियो है सर। आप लोग देखें जरा स्क्रीन पर, ये अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है विधायक और उस फॉर्म को उठाता है, फॉर्म फाड़ देता है। वहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही होती है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं, बड़े कंफर्टेबली वो आता है, जो मन में आता है वो यहाँ पर करता है राजनीतिक गुंडागर्दी और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद में कई और तस्वीरें अलग अलग जगहों की आती हैं जहाँ पर मारा पीटा जा रहा है। एनीवेज, हम अब इस पर और बात करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी का सर ओपनिंग रिमार्क अब तक नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ बने रहेगा अमीन जी। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या इसको एक प्रशासनिक मुद्दा माना जाए या वाकई में सत्ता के अहंकार का कोई राजनीतिक पैटर्न है जो एसआईआर की वजह से पूरे प्रदेश में अब खुलकर दिखने लगा है? स्वामी जी देखिए, बंगाल में चुनावी हिंसा तो कोई नई बात है नहीं जी। पंचायती चुनावों के आपको याद होंगे, जब पहले 10 साल पहले पंचायती चुनाव को लेके किस तरह की हिंसा हुई थी, तो वहां तो कुछ नया है नहीं। अब की बार नया ये है कि टक्कर तगड़ी है राजनीतिक रूप से जी, और टीएमसी को भी लग रहा है कि भाई इतना आसान नहीं है जीतना, और फिर एसआईआर भी हो गया है तो उसमें वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है, उसमें जो लोग चले गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है या डबल वोटर हैं या डाउटफुल वोटर्स हैं, उनके नाम कट रहे हैं, तो अब की बार स्टेक्स बहुत हाई है। और इसीलिए जो सत्ताधारी पार्टी है उनको
लोगों को नेचुरली एक संरक्षण प्राप्त होता है। और बंगाल की अपनी जो हिस्ट्री है उसको भी अगर आप देखें तो ये इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। इसको जब मुख्यमंत्री का खुद का ही इरादा नहीं है रोकने का, तो फिर इसको कौन रोक पाएगा? इनको तो इनका प्रशासनिक तंत्र तो रोक नहीं पाएगा। अब प्रश्न ये है कि इसके अल्टरनेटिव क्या है जी? एक अल्टरनेटिव तो इसका ये है कि भाई पश्चिम बंगाल में अगर आप शांतिपूर्ण और फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो आपको वहां राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। उसके बिना चुनाव में भी यही गुंडागर्दी होगी। दूसरी बात, आमीन साहब अच्छी तरह समझा पाएंगे कि अभी फॉर्म 7-6 फाड़ने से कुछ नहीं होगा ना। वोटर लिस्ट मान लो एक बार फाइनल होके पब्लिश हो गई, उसके बाद भी जो नाम जोड़ने काटने की प्रक्रिया है वो तो विड्रॉल तक चलती है, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल तक चलती है। तो उसमें अगर कोई चाहेगा तो फिर नाम मतलब वो फॉर्म 7-6 की प्रक्रिया तब भी हो सकती है। तो अगर हम ये मान के चलें कि भाई इस समय आप गुंडागर्दी से इसको कर देंगे तो ये हमेशा के लिए आगे नहीं हो पाएगा। मेरे को कम से कम ये लगता है कि कानूनी रूप से आप आखिरी दम तक अपनी लड़ाई जो शुद्धिकरण की है उसको कर सकते हैं, अपडेटिंग, तब वो अपडेटिंग कहलाएगी, SIR नहीं कहलाएगी। इसी बात यह है कि जो इनके इतने सारे नाम जिनको नोटिस दिया गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है जी भाई आप सबके लिस्ट दे दीजिए और उस लिस्ट में जो है अब ये लोग जवाबदेही देंगे। अगर ये जवाबदेही ठीक हुई तो उनके नाम जुड़ेंगे कटेंगे, अगर जवाबदेही ठीक नहीं हुई तो जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ओके अमीन जी, मैं चाहूंगा कि जो इशारा अभी किया है स्वामी जी उस पर आपका जवाब महत्वपूर्ण होगा कि अब यहाँ से क्या अल्टरनेटिव्स बचते हैं? फॉर्म फाड़ना क्या मतलब वोट फाड़ने जैसा होता है, क्या है क्या एग्जैक्टली, जरा ये आम दर्शक जानना चाहेगा। अमीन जी। हाँ, मुझसे पूछा आपने जी सर। हाँ, आप बेहतर बता पाएंगे सर, फॉर्म 7 फाड़ने का क्या मतलब है, क्या होता है फॉर्म 7 और ये क्यों फाड़ा गया और इसके बाद क्या अल्टरनेटिव्स बचते हैं यहाँ से आयोग के पास? देखिए, ये जो हमारी ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसके बाद ये मांगा जाता है कि जिन लोगों के नाम कट गए हैं किसी कारण से या छूट गए हैं या गलती से नाम आ चुके हैं उस ड्राफ्ट लिस्ट में, एक तो होता है एडिशन का, उसको नाम फॉर्म नंबर 6 बोलते हैं, जिससे कि उसमें वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है जिनके नाम छूट गए किसी गलती से कारणवश, वो अपने उसके साथ में देंगे, प्रूफ के साथ में। नंबर 7 जो होता है फॉर्म, उसमें जो कुछ लोगों की डेथ है या कुछ गलती से रह गए नाम उसमें लिस्ट में और जो या परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, अगर उनकी जानकारी होती है तो वो उसमें लिख के देना पड़ता है। तो उन वर्करों ने दिया होगा लिख के, लेकिन वो वीडियो को जब देते, BLO को जब देते हैं तो BLO जो है उसको वेरीफाई करता है और उसकी जांच कर, डोर टू डोर जाके जांच करता है। अगर वो सही पाया जाता है तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो इनको ये परेशानियां हैं कि जो उसके अंदर डुप्लीकेट वोट है और जो जिनकी डेथ हो गई, जिनके फर्जी वोटिंग के दिन वोट वाले दिन वोट डाले जाएंगे और दादागिरी के साथ में कोशिश की जाएगी, उस वजह से ये किया गया है। ये जो एरिया आप बता रहे हैं उसमें आपको ज्यादातर मिलेगा काम मुर्शिदाबाद, जमुरिया, आसनसोल, ईस्ट वर्धमान और बीरभूम में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा ही जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से मिलती हैं और वहां पर इनके जो लोग हैं आतंकवादी लोग, इसीलिए याद होगा पिछली बार जब हमसे पूछा गया था कि बंगाल के अंदर 7 बार में इलेक्शन कराए गए हैं और केरला और तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक दिन के अंदर चुनाव कराए गए, क्या कारण है? मैंने उस वक्त कहा था कि जो बंगाल की सीमाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ती हैं और वहां पर इतना आतंकवाद फैलता है। नहीं, अब इसका मतलब तो सर ये नहीं है ना कि अब हमारे देश में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग का काम जो है वो TMC के दफ्तर से होंगे। चुनाव आयोग अपनी पूरी सख्ती करेगा और ये इस पे पूरा एक्शन लिया जाएगा। मैं ये की सहयोग चाहता हूँ, जो कि BLS दिए गए पहली बार हर पार्टी को, तो जो आपकी पार्टी के लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो उसको FIR करें और रजिस्टर करें बाकायदा। सरकारी दफ्तर में गुंडागर्दी की है TMC के विधायक ने, ये लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं है। ये कब समझ में आएगा आप लोगों को? आप लोगों को पर कार्रवाई की मांग हो रही है और कहा तो ये भी जा रहा है, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, वो कह रहे हैं कि ये सामने SIR की वजह से आपको हार दिख रही है अपनी घबराहट में, ये तमाम पागलपंती आपके विधायक और कार्यकर्ता सड़कों पर कर रहे हैं, इसीलिए घबराहट में आप लोग कानून को ताक पर रख रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री बौखलाई हुई है और आपके कार्यकर्ता भी हार देख रहे हैं, अपना डर रहे हैं आप लोग। पांडे जी, आपके बोलने से हमारी नहीं है, हम पश्चिम बंगाल शुरू से प्रतिवादी चेहरा है। देश की आजादी करने में भी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के साथ मिलकर फौज तैयार की थी, तो ये वही बंगाल है। अगर कोई गलत काम करके, ये बिहार नहीं है कि आप अपनी मनमानी से SIR कर लेंगे। यहाँ पर
विधिवत लोकतंत्र के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मतलब उतना ही करिए सर कि राष्ट्रपति शासन न लग जाए। हमारी है, आप जहां जहां गलती करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और खटखटा के अरे खटखटाइए ना, फॉर्म क्यों फाड़ रहे हैं भाई, मारपीट क्यों रहे हैं, गाड़ियां क्यों जला रहे हैं, वो करिए ना, जो भी संवैधानिक तरीके से आप कर सकते करिए। जब आपके मुख्यमंत्री खुद ईडी के आप फॉर्म कैसे फाड़ सकते हैं भाई? 25 किलोमीटर से बार बार आप, अरे सुनिए ना, अरे सुभाष चंद्र बोस जी सुनिए, मोहम्मद अमीन जी बैठे हुए हैं, मोहम्मद अमीन जी बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप फॉर्म नहीं फाड़ सकते, आप किसी चुनावी अधिकारी को धमका नहीं सकते, ये सब एफआईआर का पात्र है, ये एफआईआर होनी चाहिए आप लोगों के ऊपर। देखिए, आप न्याय को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप कानून विधि नहीं है, आप अपने कार्यकर्ता हैं, अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के फॉर्म को लेकर फाड़े ये करे वो नहीं चलेगा। बोला हमने पास किया मैट्रिकुलेशन, अब उस एडमिट कार्ड का अधिकार नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं चलेगा। कैसे बोल दिया? फॉर्म फाड़ सकते, आप हमारे अधिकारियों को मार नहीं सकते, अधिकारियों को धमका नहीं सकते, क्या बात करते हैं? ये गवर्नमेंट कंडक्ट के अगेंस्ट है, आप जेल चले जाएंगे। अधिकारी को धमका होनी चाहिए आपके। ये टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये बोल रहे हैं, इनके ऊपर तो यही मामला बन जाएगा। ये इस प्रकार की बातें आप मैं बोल भी नहीं सकते आप, पांडे जी आपको पता है ना। माने हम नागरिक नहीं है क्या? अरे एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर, ये नागरिक निकल जाएगा सर। इलेक्शन कमीशन तो धमका के करिएगा कि आप नाम काट दीजिएगा, देश से बाहर रोहिंग्या बताइए। मतलब चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जब मुख्यमंत्री ढाल बन रही है, जब मुख्यमंत्री ढाल बन रही है, ठीक है, इंक्वायरी का सब्जेक्ट है, बट आप कानून नहीं समझेंगे सर, वो नहीं समझेंगे आप वही वाली बात है, भैंस के आगे बीन बजाओ, हमारी तरफ कहावत है, भैंस खड़ी पगुरा है, वही वाला मामला है। इनको सीधा हिसाब बहुत लाउड एंड क्लियर है, इनका हिसाब बहुत लाउड एंड क्लियर है। ये भीड़ तंत्र लागू करना चाहते हैं, ये मुर्शिदाबाद, जमुड़िया, आसनसोल, ईस्ट बर्धमान, बीरभूम, इन तमाम जगहों पर बवाल काट रखा है इन लोगों ने। ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करता है, और ये इनकी झुंझुलाहट, बौखलाहट भी दर्शा रही है। रघुवीर जी का मैं गलत कह रहा हूँ? ये नहीं, एसआईआर ने कहते हैं ना, एसआईआर ने ऐसी जगह चोट पहुंचाई है कि सारे कीड़े मकोड़े बिलबिला कर बाहर आ गए और काटने लग रहे हैं सबको। सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान ले लिया। देखिए, टीवी पे बैठ करके राम प्रकाश जी गणतंत्र और संविधान की बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अनुब्रतो मंडल जो इनके पार्टी के इतने बड़ा नेता है, उन्होंने कुछ दिन पहले, हम लोग सभी ने देखा ऑडियो किस तरह वायरल हुई थी, कि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को ये फोन करके पूछा, कहा कि मैं तुम्हारी धर्मपत्नी और तुम्हारी मदर को मैं बोलना नहीं चाहता हूं, जिस शब्द उन्होंने, जिस उनके परिवार के लिए जो शब्द उपयोग किए थे, कारण क्या था? सिर्फ उन्होंने जो है उनकी जो प्रोग्राम में भीड़ जो है उसकी गलत रिपोर्टिंग कर दी थी। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा है, ममता बनर्जी जब 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी, उन्हीं की विधानसभा का जो पुलिस स्टेशन है, भवानीपुर पुलिस स्टेशन, वहां पर घुस करके, जब वो सीएम पद पे थी, वो घुस करके गुंडे को पुलिस स्टेशन से निकाल करके लेकर चली गई थी। जब इस राज्य की इतनी बड़ी जो चेहरा है, मुख्यमंत्री है, इनकी दल की नेत्री है, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि वो जब ऐसे करेंगी तो कार्यकर्ता, इनके एमएलए तो इस तरह करेंगे। आप क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री खड़े होकर ये बोलती है, देखिए संविधान में हर कोई चुन के आता है, चाहे वो अपोजिशन में है या वो सत्ता पे है। मुख्यमंत्री खड़े होकर ये कहती है कि जो बीजेपी को वोट देगा वो काफिर है। आप काफिर शब्द का जो अर्थ है वो अपने दर्शकों को जरूर बताइएगा। एक मुख्यमंत्री है जो ये कहती है देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को, अगर मैं चाह लूं तो तुमको मैं होटल से निकलने ना दूं। तो जब उनका ही आचरण ऐसा है तो बोलते हैं ना, जब बबूल का पेड़ जो है वो तो आम, उसमें तो आम तो मिलेंगे नहीं। जो मुख्यमंत्री, जब पेड़ ही ऐसा है तो फल वैसे निकलेंगे। जी ठीक है, ये बातें तो कर दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे देश के, अरे आप पूछिए मत, आप जवाब दीजिए। आपको पूछने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया हमने, नहीं कुछ पूछना उछना नहीं है। आप ये बताइए पांडे जी, सत्ता के अहंकार का ये नंगा नाच, सत्ता के अहंकार का ये नंगा नाच कब तक और क्यों? ये देश सर लोकतंत्र से चलेगा या टीएमसी के भीड़ तंत्र से चलेगा? ये बताइए मुझे। सरकारी दफ्तर भी सुरक्षित नहीं है क्या सर?
आप लोगों के राज में? सरकारी दफ्तर सुरक्षित क्यों नहीं है? किंतु सरकारी दफ्तर, अरे भाई आपका विधायक, अच्छा मुझे चलिए, अब मुझे बस इसका सीधा सीधा जवाब दीजिए, आपके विधायक असीत मजूमदार ने जो किया वो सही किया या नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए ना। असीत मजूमदार ने जो पहुंचकर फॉर्म 7 फाड़ा है वो सही किया गलत किया? आपकी पार्टी का क्या टेक है इस पर? अगर हमारे जब वहां पर जो भी वोटर है उनके साथ रिगिंग, अरे जो भी वो भी नहीं, आपके विधायक ने फॉर्म 7 फाड़ा, सही किया गलत किया? हाँ ना में जवाब दे दीजिए। वहां पर पक्का जो वोटर है उनके साथ, अरे कुछ भी हो, फॉर्म क्यों फाड़ा? मैं कह रहा हूं सर, फॉर्म फाड़ना क्या संवैधानिक है? रिगिंग कर रहे हैं, उनका जो नाम काटने की एक प्रक्रिया, फॉर्म फाड़ना क्या संवैधानिक है? ड्राफ्ट सूची आ चुकी है, अब नाम घटाने बढ़ाने का काम चल रहा है, उसमें तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन फॉर्म फाड़ना जाकर ये किस प्रकार का अहंकार दिखा रहे थे कि हमारी सरकार है, हम जो चाहें वो करेंगे? अहंकार नहीं दिखा रहे थे, असल में आपकी अरे सर, नहीं चल पा रही है। ये शेख शाहजहां को याद कर लीजिए, सलाखों के पीछे है। शेख शाहजहां सलाखों के पीछे है, वो भी यही कर रहा था, वो भी यही कर रहा था, यौन उत्पीड़न से लेकर तमाम अपराध कर रहा था, सोच रहा था ममता बनर्जी बचाती रहेंगी, लेकिन कानून वहां तक पहुंचा, उसके गिरवान तक, वो सलाखों के पीछे है। कल असीत मजूमदार भी सलाखों के पीछे जाएगा और आप उसकी जगह जाएंगे फॉर्म फाड़ने, तो आप भी असीत मजूमदार गलत होंगे तो सलाखों के पीछे जाएगा, तो कोई बात नहीं है। अगर कोई भी कानून तोड़ेगा, चुनाव आयोग के नियम कानून तोड़ेगा, चुनाव आयोग के अधिकारियों को मारेगा, पीटेगा, धमकाएगा, तो सलाखों के पीछे जाएगा। इसको समझना होगा, ये सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी। अरे ठीक है पांडे जी, मैं लौट रहा हूं भाई, आप सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, आप खाली जवाब दीजिए कि ये चल क्या रहा है। ये ममता बनर्जी हाथ में जो फाइल लिए घूम रही हैं, ये उस समय की जब ईडी ने छापा मारा, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें फॉर्म फाड़ा है जाकर, फॉर्म 7 का नाम घटाने बढ़ाने वाले जो फॉर्म 6 फॉर्म 7 होते हैं, वहां पर टीएमसी के विधायक पहुंचता है, सारे फॉर्म फाड़ देता है। यह सिचुएशन है पश्चिम बंगाल में, इसलिए हम कह रहे हैं कि यही ममता का बंगाल है, फॉर्म फाड़ो, कानून कुचलो। सुरेंद्र स्वामी जी, आपकी प्रतिक्रिया है बेहद महत्वपूर्ण होगी सर, आप जरा बताइए कि ये माना जाए कि सब कुछ सत्ता के संरक्षण में हो रहा है, खुलेआम जो कुछ यहां पर है, और ये क्या संदेश दे रहा है पूरे देश को जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो? नहीं देखिए, पहले एक कहावत थी, सैया भाई कोतवाल फिर डर काहे का जी। अब बंगाल में चल रहा है, दीदी भाई कोतवाल फिर डर काहे का। अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री ही कानून को नहीं मान रही हैं, तो फिर दूसरे लोगों को मानने की क्या जरूरत? आप कहते हैं, आप पूछ रहे हैं पांडे जी से कि भाई एफआईआर कौन लिखेगा? एफआईआर कौन लिखेगा? तो उनका जो शासन है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल। अभी इनकी सत्ता है तो सबको हाँक रहे हैं, तो वहां कोई क्या करेगा? इसीलिए मेरा ये मानना है, और मुझे पूरी उम्मीद तो सर, अगर खुद को कानून से ऊपर समझेगा स्वामी जी, तो क्या कोई विकल्प नहीं बचता? बिल्कुल लाचार है लोकतंत्र हमारा पश्चिम बंगाल में। मैंने बताया ना, देखिए 2 विकल्प है जी। क्योंकि मोदी जी का रिकॉर्ड है, उन्होंने अभी तक कहीं धारा 356 नहीं लगाई, वो लगाना नहीं चाहते। तो अगर आप बंगाल की जो वायलेंस की स्थिति है उसमें भी अगर आप नहीं लगाएंगे तो लोगों के साथ अन्याय होगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि वो राष्ट्रपति शासन के दौरान हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये फॉर्म 7 नहीं फाड़ते तो क्या होता? अमीन साहब ने बताया, भाई बीएलओ जाता, वेरीफाई करता, आप अपना केस पेश करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप फॉर्म फाड़ा है वहां जाके। तो ये कोई फाइनल नहीं है ना, आप ऑनलाइन भरेगा। इलेक्शन कमीशन में प्रोविजन है कि आप बाद में भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म 7, 6 सब भर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसा तो नहीं है कि ये एक बार फॉर्म भर देंगे तो दोबारा प्रोसीजर नहीं होगा। फिर यह है कि अभी एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट आएगी, उसके बाद भी उसमें एडिशन डिलीशन का प्रोविजन है संविधान में और इलेक्शन कमीशन के रूल्स में, कि मैं अगर गलत नहीं हूं अमीन साहब, तो लास्ट डे ऑफ विड्रॉल तक आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, लास्ट डे ऑफ विड्रॉल तक। तो तब तक आप उसको कर सकते हैं। तो इनके रोकने से क्या होगा? लोग ऑनलाइन भर देंगे, लोग बाद में कर देंगे। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, इनकी बौखलाहट है, ये बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि इस समय माहौल बंगाल का उतना अच्छा नहीं है। जिस तरह के वहां पे लोगों के मन में व्यथा है, जिस तरह का रिस्पॉन्स वहां पे आ रहा है, और जिस तरह की वहां पे जो एक डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जिस तरह से वहां वायलेंस हुई है,
तो उसको देखते हुए इनको लग रहा है। दूसरी एक और भी बात है जिससे घबराई हुई है टीएमसी जी, वो ये है कि वहां हुमायूं कबीर भी खड़ा हो गया है। वहां भी ओबीसी भी आने वाले हैं। अब बिहार में जो चुनाव हुए उसमें ओबीसी ने इन सबको ठिकाने लगा दिया। उसके बाद अभी जो महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, उसमें भी उन्होंने इनका जो भांडा फोड़ दिया, जो भी एक बहकावे में रख करके एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो उससे भी टीएमसी को अब खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई हम लोगों को वो वोट नहीं मिले तो हमारा क्या हाल होगा। तो ये भी है। तो कुल मिला के जो राजनीतिक हालात हैं इस समय पश्चिम बंगाल में, और वहां पे कोई डेवलपमेंट है नहीं, विकास है नहीं, इंडस्ट्रीज कुछ है नहीं। सिंगूर सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक, तो इसलिए ये बौखलाहट और ये घबराहट ही इस स्टेज पे पूरे वायलेंस के रूप में आपको नजर आ रही है, और ये और बढ़ेगी। अभी आप देखिएगा ये अभी कम नहीं होने वाली है, ये बढ़ने वाली है। ये ऐसे कैसे काम चलेगा मोहम्मद अमीन जी? अगर एसआईआर प्रक्रिया में हिंसा या दबाव की स्थिति दिखाई दे तो क्या आप ये मानते हैं सर ये प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर असर होगा इसका, और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की दिक्कतें अभी और बढ़ेंगी? तो फिर क्या विकल्प चुनाव आयोग के पास यहाँ से बचता है सर, ये जरा बताइए। ये समझना चाहेंगे हम, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया को ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं ये लोग, बड़े पैमाने पर काम ही नहीं करने दे रहे हैं, इस प्रकार से डरा धमका रहे हैं, फिर कैसे होगा? देखिए, ऐसा है कि इसी तरह की जो मक्कारियां, बदमाशियां, और आपने देखा होगा बिहार के अंदर हुआ करती थी जब लालू यादव पर रजीम था, तब हमें सर राव हुआ करते थे हमारे, वो गए स्पेशली तौर पे। उस वक्त भी ये एसआईआर प्रक्रिया हुई थी वहां पर, इसी तरह वो बल्कि इलेक्शन तक रद्द कर दिए गए। तो आप बेफिक्र रहिए इस बात को, अभी जो भी चीजें हो रही हैं सब ऑन रिकॉर्ड हैं, और इलेक्शन कमीशन की निगाह के अंदर है। इलेक्शन कमीशन उनको देख रहा है, और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने सुना होगा यहाँ पर हमारे स्पेशल ऑब्जर्वर भी गए थे एसआईआर के लिए। तो ये जो चीजें सब रिकॉर्ड में हैं, और चिंता ना करें इस बात को। अगर ये फॉर्म फाड़ देंगे तो अभी स्वामी जी ने खुद ही स्वयं बताया इस बात को, इस बात के जानकार हैं, सभी को जानकारी है इस बात की। आजकल हर चीज ऑनलाइन है, ऑनलाइन पे डिलीशन का भी दिया जा सकता है, फॉर्म 7 भरा जा सकता है, और 6 भी एडिशन के लिए भरा जा सकता है। इन लोगों की हरकतों से कुछ नहीं होगा, और वो वेरीफाई होगा। वहां पर हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर मनोज अग्रवाल, उनको भी Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है सेंटर की तरफ से कि उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ भी वहाँ आंदोलन चल रहे थे। और जहां तक सवाल है, जब हमारा इलेक्शन होगा तो हमारा जब इलेक्शन होता है तो बाहर के आर्म फोर्सेज आते हैं, सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, सीआरपी के, बीएसएफ के, आईटीबीपी के, और हमारे जो ऑब्जर्वर होते हैं वो हमारे दूसरे प्रदेशों से जाते हैं और कैडर के नहीं होते हैं। तो आप ये बेफिक्र रहिए इस बात को कि इस तरह से छोटी मोटी हरकतें करने से वो अपने चुनाव को बचा नहीं सकते। जो भी स्थिति होगी, जो भी है स्वच्छ, जैसे ही चुनाव हमारा अनाउंस होगा, मॉडल ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उस बाद इनकी किसी भी नेता की वहां नहीं चलेगी। वहां पे फोर्सेस होंगी, वहां पे बाहर की एजेंसियां काम करेंगी। फिर चाहे जितनी बातें करें ये लोग कि ये मोदी आयोग है या शाह आयोग है, उससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। आपको याद होगा जब पिछली बार इनके असेंबली इलेक्शन हुए थे और ये ममता हार रही थी, तो इन्होंने यही कहा था कि ये जो है इलेक्शन कमीशन शाह और मोदी जी के अंडर में काम कर रहा है। जबकि उसके बाद जब ये हार गई और जब दोबारा बाई इलेक्शन इन्होंने लड़ा और जीत गई, उसके बाद से इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन अब जब से इनका चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, उस वक्त देखा है मैंने, ईडी के दफ्तर में भी जाना, ईडी के लोगों को धमकाना और तरीके से बातें करना, ये उचित नहीं है। देखिए, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शोभा नहीं देता इस तरह की हरकत करना। आपके वर्करों को, बल्कि विधायक हैं, उनको डिसिप्लिन तरह से काम करना चाहिए। एक संवैधानिक प्रक्रिया। ये लोग तो सर, ये लोग तो स्थिति ये है, ये तो स्थिति है सर कि ये लोग जो विशेष तौर पर टीएमसी की टॉप लीडरशिप है या खुद मुख्यमंत्री, ये लोग इस पे कंडेम भी नहीं करते। इस पे ये लोग ये भी नहीं कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे ऐसा विधायक के ऊपर, कुछ भी नहीं, बहुत शांति मौन साधे रहते हैं। ये मौन समर्थन देने जैसा है राम प्रकाश पांडे जी। अगर आप अपने इस प्रकार के विधायकों को जो जाके फॉर्म फाड़ रहे हैं या जो मन में आए इस प्रकार की गुंडागर्दी कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका अगर आप विरोध नहीं करेंगे, इनको अगर आप डांट फटकार नहीं लगाएंगे, इनको सजा अगर पार्टी नहीं देगी, तो इस प्रकार से सबका मन बढ़ेगा और ये भीड़ तंत्र लागू हो जाएगा। और भीड़ तंत्र नहीं चलता है सर लंबे समय तक, ये दिक्कतें होंगी आप लोगों को आने वाले समय में। पांडे जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो एक के एक बात इनकी गलती सुनाता जाता हूँ, बताता जाता हूँ, ठीक है। पहली बात है कि एसआईआर होते ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे ऐसे आंकड़े दे रहे थे जैसे इलेक्शन कमीशन इनको आंकड़ा, एसआईआर इलेक्शन कमीशन नहीं ये कर रहे हैं। तो हमारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर सब
ये देख के ही है कि इलेक्शन कमीशन के भाई एसआईआर इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं ना, भाजपा कर रहा है कि इस तरह से, और इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे हुआ है। नहीं तो क्या एसआईआर सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है? नहीं और कहीं नहीं हुआ एसआईआर? आपने बिहार में नहीं देखा? यूपी में भी प्रक्रिया जारी है, हर जगह चल रहा है एसआईआर। तो सारा बवाल यही क्यों चल रहा है कि तू बड़ बोला, सारा बवाल यही क्यों? अच्छा, बिहार में बोल रहे हैं 10-10 हजार, इतनी घबराहट क्यों, इतनी बेचैनी क्यों, ये डर क्यों? इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधा हुआ है। दूसरा कोई दल बांटता है तो साथ में संज्ञान ले लिया जाता है, किंतु उन्होंने चुप्पी साधा हुआ है। ठीक है, रघुवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रघुवीर सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। महिलाओं को सर देखिए, देखिए हमने जो दावा सर सुनिए, रघुवीर जी को सुन लीजिए भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हो गया शक्ति प्रदर्शन से जीत पाएंगे। हम जो डे 1 से जो है, पहले दिन से जो दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को घुसा करके वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इन टीएमसी के इस आचरण से ये साबित हो गया कि हम सही थे। और ये दावा जो है, ये सबसे पहले अगर भारत में किसी ने उठाया था कि बंगाल में जो है घुसपैठिए घुस आए हैं, तो ममता बनर्जी ने उठाया था जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। उन्होंने तो स्पीकर के मुंह पर जो है बहुत सारे दस्तावेज फेंक करके ये कहा था कि ये दस्तावेज हैं कि सीपीएम और कांग्रेस मिल करके बंगाल में जो है वो घुसपैठियों को घुसा रही है। तो हम लोग ने तो इलेक्शन कमीशन तो उसी को सुधारने के लिए काम कर रहा है ना, तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? आप हमको एक चीज बताइए, ममता बनर्जी ने और एक चीज कहा, ये जो घटना हुई मुर्शिदाबाद में, उस दिन शुक्रवार था, ममता बनर्जी ने क्या कहा इसके ऊपर कि देखिए शुक्रवार का दिन है, वो नमाज पढ़ते हैं, मैं उनको नहीं रोक सकती। तो ये जो आचरण हुआ, ये जो गुंडागर्दी हुई, तो ये एक समुदाय को ऊपर क्यों ममता बनर्जी फेंकेंगी? ठीक है, नहीं अब ये भी बहुत स्पष्ट है। ये सुनिए बंगाल, सुन लीजिए, ये चीज बहुत स्पष्ट है, ये चीज बहुत स्पष्ट है पांडे जी। आप यहाँ चाहे जो बकबक आप करते रहे, यहाँ पर आप अपने विधायक को सही साबित नहीं कर पाएंगे। उसने फॉर्म फाड़ा है, गैर कानूनी काम किया, वो सारी चीजें हैं, तमाम दर्शक तमाम लोग जो है वो देख रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि बंगाल सिर्फ और सिर्फ चुनाव के माध्यम से जीता जा सकता है, शक्ति प्रदर्शन से नहीं। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देंगे तो उतना बेहतर होगा। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। ये बेहद महत्वपूर्ण विषय जिस पर हमने की बात, बहुत पुनः आप सभी का आभार इसमें शामिल होने के लिए चर्चा में। तो इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही।